बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप टेंस सीख के थक चुके हैं और टेंस आपके लिए वबाल जान बन चुके हैं और कभी भी आपको टेंसेस की समझ नहीं आई और आपके पास सिर्फ 5 मिनट है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज जिस तरीके से टेंस में आपको सिखाने जा रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपको कभी जिंदगी में टेंस नहीं भूलने वाले। आज हमारा सबक है सबक नंबर 11 यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट की उर्दू में स्कूलों में जो आपको निशानी बताई जाती है वो है जाता है या जाती है या जाता हूं, यानी कि उर्दू फेल के आखिर पे या उर्दू जुमले के आखिर पे ता है, ती है या ता हूं आना चाहिए। अगर ये आता है तो कहते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ये तरीका पुराना हो चुका है, अब हम इसको खत्म कर देते हैं। हम नए तरीके के मुताबिक प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की निशानी देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी निशानियां जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। इसके लिए मैं 5 निशानियां आपको बताने जा रहा हूं। जो पहली निशानी है वो है हैबिट और रूटीन वर्क, यानी कि अगर कोई काम रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका हो, कोई चीज आदत बन चुकी हो, कोई रूटीन का वर्क हो, डेली किया जाता हो। जैसे मैंने कुछ फिकरात यहाँ पे लिखे हैं। पहला फिक्रा है ही गोज टू स्कूल, यानी कि वो स्कूल जाता है, ये रोज का काम है, ये रूटीन का वर्क है कि उसने रोज स्कूल जाना है। दूसरा है शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये उसकी आदत है कि वो सुबह जल्दी उठती है। कुछ लोगों की आदत है कि वो लेट उठते हैं, कुछ की आदत है कि वो जल्दी उठती है, ये आदत को जाहिर कर रहा है। ऑफन शी टेल्स अ लाई, ये भी आदत है कि अक्सर वो झूठ बोलती है। ये पहली निशानी है कि अगर किसी भी जगह पे चाहे फिक्रे के आखिर पे ता है, ती है, आता है या नहीं आता, अगर किसी की आदत हो या रूटीन का वर्क हो तो उसके लिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस लिखना है। दूसरी निशानी है यूनिवर्सल फैक्ट। यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब है कि कोई चीज जो आलमगीर सच्चाई बन चुकी हो, जिसको जुटलाया ना जा सकता हो, जो अटल हकीकत हो। मिसाल के तौर पे सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। ये हर शख्स को पता है कि सूरज मशरिक से निकलता है, कभी किसी ने किसी और डायरेक्शन या थम्मा से सूरज को निकलते नहीं देखा। इसलिए जिस जगह भी यूनिवर्सल फैक्ट, आलमगीर सच्चाई, अटल हकीकत आ जाए, चाहे उसकी आखिर पे ता है, ही है या नहीं है, हम वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस लगाएंगे। दूसरा फिक्रा देखिए, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब साइंस ने इस बात की तस्दीक करती है कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ये भी यूनिवर्सल हकीकत है। अब तीसरा है 2 and 2 makes 4, 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये भी आलमगीर सच्चाई है। अब जिस जगह भी आलमगीर सच्चाई आ जाए, अटल हकीकत आ जाए, तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल करेंगे। अब तीसरी जो निशानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है परमानेंट सिचुएशन। परमानेंट सिचुएशन का मतलब होता है जो मुस्तकिल हकीकत हो, जो हालात मुस्तकिल हो। अगर कोई शख्स सरकारी मुलाजमत करता हो और हर एक को पता हो कि ये इसकी मुस्तकिल मुलाजमत है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसको समझाने के लिए कि परमानेंट सिचुएशन क्या होती है कुछ फिकरात लिखता हूं। जैसे अलीना वर्क्स इन अ बैंक, अलीना किसी बैंक में काम करती है। अगर कोई शख्स बाजार जाता है, वो बाजार जाने के बाद वापस आएगा, हो सकता है वो रोज बाजार ना जाए। अगर कोई शख्स किसी जगह पे काम करता है तो उसने रोज जाना है, ये उसकी मुस्तकिल हालत है। उसके बाद वी लिव इन लाहौर, अगर कोई शख्स किसी शहर में रहता है, जैसे इसका मतलब है हम लाहौर में रहते हैं, ये उनकी मुस्तकिल सिचुएशन है। आई लाइक मशरूम, अगर कोई शख्स किसी खाने को पसंद करता है, जैसे मैं खुम्बियां पसंद करता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खुम्बियां पसंद थी, तो आई लाइक मशरूम का मतलब है कि मुझे खुम्बियां पसंद हैं, ये भी मुस्तकिल हकीकत है। जब मुस्तकिल हकीकत आ जाएगी, मुस्तकिल हालत आ जाएगी, तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल करेंगे। चौथी सिचुएशन है कि जो फ्यूचर इवेंट है, मुस्तकबिल में होने वाला जो काम है वो किसी खास वक्त पे हो रहा हो, या टाइम टेबल को हमने बयान करना हो। टाइम टेबल जो है जैसे पूरे हफ्ते का हो सकता है, पूरे महीने का हो सकता है। अब आज से जो अगला दिन है वो मुस्तकबिल का है, फ्यूचर का है, तो फ्यूचर में होने वाले जो वाकयात हैं, लेकिन वो क्या मुस्तकिल हो रहे हो, पाबंदी के साथ हो रहे हो, तो उसके लिए भी
तभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। अब आप फिक्रे को देखिए, दी ट्रेन लीव्स एट 7 AM। अगले दिन ट्रेन जाएगी, कितने बजे जाएगी? 7 बजे जाएगी। तो इसका मैं तर्जमा करता हूं कि ट्रेन सुबह 7 बजे रवाना होती है। ट्रेन ने अगले दिन जाना है, लेकिन उस जाना मुस्तकबिल में है, लेकिन ये उसका क्या है? फिक्स्ड प्लान है, ये टाइम टेबल में, ये उसके शेड्यूल में शामिल है। तो जो फिक्स्ड प्लान के तहत काम होगा उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, माई वर्क स्टार्ट एट 8 AM। मेरा काम सुबह 8 बजे शुरू होता है। अब ये रोज शुरू होता है, कल भी, परसों भी, अगले दिन भी, और ये मुस्तकबिल में भी होना है। उसके लिए चूंकि ये फिक्स्ड प्लान के तहत हो रहा है, ये टाइम टेबल के मुताबिक हो रहा है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, एंड फिनिशेस एट 4 PM। 4 बजे खत्म होता है। होना क्या है? मुस्तकबिल में खत्म होना है। चूंकि ये फिक्स्ड प्लान के तहत खत्म होना है, तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। पांचवी निशानी क्या है कि न्यूज़पेपर की हेडिंग हो। न्यूज़पेपर की हेडिंग कुछ भी हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाएगी। अगर कोई पिछले दिन यानी गुज़श्ता दिन में फुटबॉल का मैच जीत जाए, क्रिकेट का मैच जीत जाए, उसके लिए अगले दिन सुबह जो हेडिंग लगेगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगेगी। अब आप अपनी स्क्रीन पे मैं कुछ न्यूज़पेपर आपको दिखाता हूं जिनकी हेडिंग्स पिछले वाकयात हो चुके हैं। उस पे शायद माजी का आप समझेंगे कि टेंस लगना है, लेकिन चूंकि न्यूज़पेपर की हेडिंग है तो ये असूल है कि न्यूज़पेपर की, अखबार की जो सुर्खी है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी। यहाँ पे CNN न्यूज़पेपर है, उसका है रशियन टीम फेसेस ईयर्स इन जेल ओवर सोशल मीडिया पोस्ट क्रिटिसाइजिंग यूक्रेनियन वॉर। के जो रशिया के नौजवान हैं उनको जेल का सामना करना पड़ा है। अब मैं ये नहीं कह रहा सामना करना पड़ता है, उनको जेल हो चुकी है, लेकिन न्यूज़पेपर की हेडिंग है, यहां पे हम फेस्ड नहीं लिखेंगे, यहां पे हम फेसेस लिखेंगे। अब दूसरा अखबार में आपको दिखाता हूं, USA टुडे की ये हेडिंग है, मेम्फिस डिसबैंड्स पुलिस यूनिट आफ्टर टायर निकोलस डेथ। अब USA टुडे की ये हेडिंग देखिए, दूसरा अखबार में आपको दिखा रहा हूं, ये देखें स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि टॉम वर्नालैन, ए गिटारिस्ट एंड को फाउंडर ऑफ द इन्फ्लुएंशियल बैंड टेलीविजन, डाइज एट 73। अब इसका अगर हम अपनी जुबान में तर्जमा बनाते हैं तो वो ये बनता है कि वो 73 साल की उम्र में मरता है, लेकिन हमने ताहै वाली स्कीम को साइड पे रखना है। न्यूज़पेपर की हेडिंग है डाइज एट 73, चूंकि न्यूज़पेपर की हेडिंग है तो वो मर चुका है, हम उसके लिए पास्ट का उर्दू में फिक्रा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब अंग्रेजी में इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको ये सारे रिवाइज कर देता हूं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके लिए 5 ये निशानियां मैंने निकाली हैं। पहला, हैबिट या रूटीन वर्क हो, जैसे कि ही गोज टू स्कूल, वो रोज स्कूल जाता है। दूसरा, यूनिवर्सल फैक्ट हो, आलमगीर सच्चाई हो, जैसे सूरज जो है सुबह मशरिक से निकलता है, सन राइजेस इन द ईस्ट। उसके बाद तीसरा है कि परमानेंट सिचुएशन हो, मुस्तकिल हालत हो, कि जैसे वी लिव इन लाहौर, हम लाहौर में रहते हैं, ये मुस्तकिल हालत है। चौथा है फ्यूचर इवेंट एट फिक्स्ड प्लान, अगर मुस्तकबिल में होने वाला काम एक फिक्स्ड, एक मुस्तकिल मंसूबे के तहत या टाइम टेबल के मुताबिक हो रहा हो, कि जैसे द ट्रेन अराइव्स एट 7 AM, जो ट्रेन है सुबह 7 बजे आती है। पांचवा है न्यूज़पेपर की हेडिंग हो, जैसे पाकिस्तान विंस द मैच, पाकिस्तान ने क्रिकेट मैच जीत लिया, पिछले दिन जीता था, अगले दिन खबर छपी है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक आएगा। ये 5 निशानियां हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए इस्तेमाल की जाएंगी कि हमने कब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखते हैं कि हमने जुमला कैसे बनाना है। आप इसका तर्जुमा लिख सकते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर का, कि जुमला बनाने का तरीका, कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला कैसे बनाना है। 5 निशानियां जो मैंने आपको बताई थी उनके अंदर अगर वो फिक्रा फॉल करता है, उसके तहत आता है, तो आपने सबसे पहले नंबर 1 पे सब्जेक्ट लिखना है। अगर आपको सब्जेक्ट का नहीं पता तो मेरे पिछले लेसन में जाके आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट 3 चीजों पे मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। अब दूसरे नंबर पे क्या आएगा? दूसरे नंबर पे आएगा वर्ब, दूसरे नंबर पे वर्ब आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा ऑब्जेक्ट। इसको प्रेडिकेट भी कहते हैं, लेकिन इस तरह समझना आसान है। जिनको बिल्कुल टेंस नहीं आते उनके लिए ज्यादा सहूलत हो जाएगी, प्रेडिकेट के साथ समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं ये तरीका इस्तेमाल कर रहा हूं।
तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, और वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म। ये याद रखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, पहली फॉर्म आएगी। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे ये देखिए, ही वाटर्स द प्लांट डेली, वो पौधों को रोजाना पानी देता है। ये रूटीन मैटर है, ये आदत है, ही वाटर्स प्लांट डेली। अब यही वाला फिक्रा मैं यहां पे लिखता हूं और उसको हम एनालाइज करते हैं कि पहले नंबर पे सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट जो भी सेंटेंस के अंदर काम करने वाला है, ही यानी वो काम कर रहा है, सबसे पहले ही आएगा, यानी कि ही काम कर रहा है। उसके बाद आएगा वाटर्स। वाटर जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में पहली हमने फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अब वाटर्स मैंने लिखा है, एस क्यों लिखा है इसकी वजाहत मैं फिक्रे लिखने के बाद करता हूं। हमने ये पहली फॉर्म लिख दी है। उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, प्लांट्स ऑब्जेक्ट हैं। तो अब मैं लिखता हूं प्लांट्स, ये प्लांट्स को पानी देता है। ठीक है, डेली जो है ये अजाफी लफ्ज है जो आदत को बयान कर रहा है, तो यहां पे मैं डेली लिख दूंगा कि वो रोजाना पौधों को पानी देता है। अगर मैं डेली ना भी लिखूं, ही वाटर्स द प्लांट लिखूं, तो भी इसका मतलब ये है कि वो रोजाना पौधों को पानी देता है। उसके बाद आप ये देखें, इसको हम कर लेते हैं एनालाइज। ही जो है ये सब्जेक्ट है, जो वाटर्स है ये वर्ब की पहली फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और जो प्लांट्स हैं ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। अब मैं एक और फिक्रा लिखता हूं, वी प्ले फुटबॉल। वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। अब इसका एनालिसिस करें कि वी क्या है, ये सब्जेक्ट है, पहले नंबर पे सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद प्ले, खेलने की इंग्लिश प्ले है, उसकी पहली फॉर्म हमने लगा दी है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की पहली फॉर्म लगाई है। उसके बाद फुटबॉल है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है जिसके साथ खेला जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब आपने जितने भी फिक्रे बनाने हैं तो इनकी तरतीब ये रखनी है। उर्दू में ये तरतीब नहीं होती। अगर मैं उर्दू में कहूं तो हम फुटबॉल खेलते हैं, मैं पहले फुटबॉल कहता हूं, खेलना बाद में आता है। यानी कि उर्दू में सबसे पहले फाइल आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, आखिर पे फेल आता है। उर्दू के फिकरात में फेल आखिर पे होता है, अंग्रेजी के फिकरात में फेल दरमियान में होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान में होता है। अब एक मैं नोट लिखवा रहा हूं, ये बहुत अहम है। अगर उर्दू फिक्रों में जो सब्जेक्ट है, ये वाला जो मैंने बताया था, ये जो सब्जेक्ट है, अगर ये ही, शी, इट या वाहद नाम हो, यानी क्या हो, ही हो, शी हो, इट हो, या सिंगल नेम हो, वाहद नाम हो, जैसे अहमद, जैसे अली, जैसे रोशान, जैसे अलीना, अगर वाहद नाम हो, या ही, शी, इट, इनमें से कोई भी, तो वहां पे हमने क्या करना है कि जो फेल की पहली फॉर्म है उसके साथ एस या ईएस का इजाफा कर देना है। क्या करना है, तो अगर सब्जेक्ट, इफ द सब्जेक्ट इज ही, शी, इट आर सिंगल नेम, देन हम क्या करेंगे कि जो वर्ब है उसमें एस या ईएस का इजाफा कर देंगे। अब मैंने एस भी लिख दिया है, ईएस भी लिख दिया है। अब दूसरा नोट याद रखें, पहली शर्त ये होनी चाहिए कि जो फाइल है, जो सब्जेक्ट है, ही, शी, इट या सिंगल नाम हो। तो हमने सोचे समझे बगैर ये जहन में रख लेना है कि वर्ब की जो पहली फॉर्म है उसके साथ हमने या तो एस लिखना है या हमने एस लिखना है। अब जो दूसरा नोट है ये उससे भी अहम है, हमने एस कब लिखना है और ईएस कब लिखना है, ये नोट हमें ये बताएगा। अगर जो फेल है, जो वर्ब की फॉर्म है, उसके आखिर पे एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, या एक्स हो, या ओ हो, ये लफ्ज याद रख लें। अगर ये वाले लफ्ज फेल की फॉर्म के आखिर पे आ जाएं तो हमने ईएस इस्तेमाल करना है, बाकी सब के साथ हमने एस इस्तेमाल करना है। ये देखिए मैंने लिखा था ही वाटर्स, वाटर्स आर आ रहा है, इनमें से कोई नहीं आ रहा, तो हमने एस लिखा है। आप थोड़ा सा ये भी जहन में रखें, अगर फेल की फॉर्म जो है उसके आखिर से एस की मिलती जुलती आवाज आ रही हो
तो हम क्या करते हैं, ES लिखते हैं। नहीं तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इनमें से कोई आपने देख लेना है। अब देखें जैसे O है, तो अगर गो आ जाए तो ही शी इट में से कोई भी या सिंगल नाम हो तो गो नहीं लिखेंगे, फिर हमने गोज लिखना है। फिर हम क्या लिखेंगे, ES का इजाफा करेंगे। अब S का इजाफा नहीं करेंगे, हम ES का इजाफा करेंगे। अब इसी तरह वॉच, हम टेलीविजन पे कोई मूवी देखते हैं, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वॉच। अब वॉच आ जाए तो हम वॉच नहीं लिखेंगे, हम वॉचेस लिखेंगे। ही वॉचेस द टीवी, ही वॉचेस द ड्रामा, तो हम ES का इजाफा करेंगे। इसी तरह जिस भी या फेल के आखिर पे इनमें से कोई भी लफ्ज आ जाए, जैसे आप देखें वॉश, मीदा कपड़े धोती है, शी वॉशेस द क्लॉथ्स, मैं वॉश नहीं कहूंगा, वॉश भी नहीं कहूंगा। इसके आखिर पे मैं किस चीज का इजाफा करूंगा, अब मैं ES का इजाफा करूंगा। तो अब ये दो नोट आप याद रख रहे हैं, जब भी सेंटेंस स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो पहले नंबर पे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन ये भी याद रख लें कि अगर ये वाले सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगल नाम होंगे तो हम वर्ब के साथ S या ES का इजाफा करेंगे। जब हम वर्ब के साथ S या ES का इजाफा करेंगे तो हम ये देख लेंगे कि अगर वर्ब के एंड पे इनमें से कोई लफ्ज आता है तो ES लगाना है, अगर इनमें से कोई लफ्ज नहीं है तो हमने सादा S का इजाफा करना है, जैसे हमने वाटर्स में R के साथ S का इजाफा किया है। ये सादा फिकरात के लिए था। अब हम अगर सवालिया फिकरात बनाने हों तो उसकी तरफ जाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया फिकरात, इस पे मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं। सवालिया फिकरात दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सादा सवालिया फिकरात, ऐसा फिकरा जिसके अंदर सवाल पूछा गया हो उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। जिस फिक्रे के अंदर कोई चीज पूछी गई हो जिसका हमने जवाब देना हो, अगर मैं उन सवालात का जवाब हाँ या नहीं से दे सकूं तो उसको हम सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और ऐसे फिकरात जिसका जवाब मैं हाँ या नहीं में ना दे सकूं उसको WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, या डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, या दोहरे सवालिया फिकरात कहते हैं। अब आते हैं सादा सवालिया फिकरात की तरफ, सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। हमने जो सादा जुमलात थे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, उनका जो तरीका देखा था सेंटेंस स्ट्रक्चर में वो देख लें। उसमें मैंने कहा था कि पहले नंबर पे आपका सब्जेक्ट आएगा। याद करें, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। दूसरे नंबर पे मैंने कहा था कि वर्ब की फॉर्म आएगी, कौन सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की। उसके बाद मैंने एंड पे कहा था तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट आएगा जिस पे काम हो रहा है। अगर आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना हो तो यहाँ पे तरतीब यही रहेगी, ये तरतीब नहीं बदलेगी। पहले नंबर पे सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन शुरू में एक और चीज का इजाफा हो जाएगा, वो क्या है, आप इजाफा कर लें यहाँ पे डू और डज, डू और डज। अब डू कहां लगाएंगे या डज कहां लगाएंगे, तो पहला नोट याद कर लीजिए। मैंने कहा था कि अगर जो सब्जेक्ट है ही, शी, इट या वाहद नाम हो, यानी कि ये वाला जो सब्जेक्ट है अगर ये ही, शी, इट या फिर सिंगल नेम हो, इन सूरतों में हम डज लगाएंगे, बाकी सब के साथ हम डू लगाएंगे। लेकिन अब हम वर्ब की पहली फॉर्म जो है उसके साथ ना एस लगाएंगे ना ES लगाएंगे, यहां पे कुछ नहीं लगाएंगे। ये डू और डज इसके मुताबिक सिर्फ शुरू में लगाएंगे। अब हम फिकरात बनाते हैं। क्या वो पौधों को पानी देता है, यही फिक्रा है जो हमने लिखा था, ही वाटर्स द प्लांट। क्या वो पौधों को पानी देता है, ये पूछा जा रहा है। इसका जवाब मैं हाँ या नहीं में दे सकता हूं। हाँ वो पौधों को पानी देता है, या नहीं वो पौधों को पानी नहीं देता। तो ये सादा है। सादे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये वाला फिक्रा मुकम्मल करने की कोशिश करें, यानी सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखें। सब्जेक्ट हम लिखते हैं तो वो क्या आएगा, पहले ही। अब फैसला करें कि इसके साथ डू आएगा या डज आएगा। सादा सी बात है कि अगर ही, शी, इट या सिंगल नेम हो तो डज आएगा, तो हम चुप करके यहाँ पे डज लगा देंगे, डज ही। आगे फेल की पहली फॉर्म आएगी, लेकिन मैंने क्या कहा है कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो SES नहीं आएगा। तो यही वाला जो ही वाटर्स है ये वाटर ही रह जाएगा। ही वाटर, क्या वो पानी देता है प्लांट्स।
क्या वो पौधों को पानी देता है? तो ये डज ही वाटर प्लांट आ जाएगा। क्या हमीदा कपड़े धोती है? क्या हमीदा, ये सादा फिक्रा है, हम हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। अब इसका बनाते हैं। आप पहले मेरे लिखने से पहले सोचें कि हम क्या लिखेंगे। मैं यहां लिखता हूं शी नहीं लिखूंगा, हमीदा लिखूंगा, नाम है हमीदा। अब हमीदा सिंगल नाम है, तो हमने कहा था सिंगल नाम के साथ डज आना चाहिए, तो मैं शुरू में डज लगा दूंगा, डज हमीदा। अब वॉशिज नहीं आएगा क्योंकि हमने अब फेल की फॉर्म के साथ कुछ नहीं लगाना। डज हमीदा वॉश क्लॉथ्स? क्या मैं स्कूल जाता हूं? तो अब क्या मैं स्कूल जाता हूं के साथ सबसे पहले हम ये लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। अब आई ना तो सिंगल नाम है, नाम नहीं है, और ना ही ये ही शी और इट है, तो अब इसके साथ डू आएगा, तो मैं लिख दूंगा शुरू में डू आई। अब आगे आ जाएगा गो टू स्कूल, और इन सब के आखिर पे जब भी सवालिया फिक्रे आएंगे तो हम फुल स्टॉप नहीं लिखेंगे, यहां पे क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। क्या लड़के फुटबॉल खेलते हैं? लड़के की इंग्लिश क्या है? बॉयज। अब बॉयज ज्यादा हैं, सिंगल नहीं है, वाहद नहीं है, तो इनके साथ क्या आएगा? इनके साथ डू आएगा, डू बॉयज। खेलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्ले, तो ये आएगा डू बॉयज प्ले फुटबॉल। ये प्लेज नहीं आएगा, प्ले आएगा। मैंने आपको कहा था कि फिकरात सवालिया दो तरह के होते हैं, WH क्वेश्चन मार्क भी होते हैं। तो अब WH फिकरात कौन से हैं? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। हु भी है, लेकिन हु का जो है फॉर्मूला डिफरेंट है, सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो वो मैं यहां पे नहीं लिख रहा। तो अब ये वाले फिकरात अगर आ जाएं तो हमने जो डबल सवालिया फिकरात हैं, जैसे वो क्यों स्कूल नहीं जाता, वो क्यों पौधों को पानी नहीं देता, तो उस जगह पे अब मैं ये नहीं कह सकता हाँ या नहीं, उनका वजह बतानी पड़ेगी कि क्यों नहीं जाता। वो कहाँ रहता है, वो कहाँ रहता है, अब बताना पड़ेगा कि किस शहर में रहता है, उसका पता क्या है, ये नहीं कह सकता कि हाँ या नहीं। तो इनके लिए मैं क्या करूंगा कि ये वाले जो WH वर्ड हैं ये सिंपली यहां पे आ जाएंगे, WH वर्ड्स। सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही रहेगा, लेकिन क्या होगा कि शुरू में WH वर्ड आ जाएंगे, यानी डू और डज रहना है, लेकिन WH वर्ड डू और डज का तरीका भी वही रहना है। जैसे वो कहां रहता है, सादा फिक्रा इसका क्या बनना था? डज ही लिव, ये सादा फिक्रा बनना था। लेकिन अब कहां रहता है, तो कहां की अंग्रेजी क्या होती है? वेयर। तो शुरू में क्या आ जाएगा? WH वर्ड आ जाएगा, वेयर डज ही लिव, वो कहां रहता है। अब दूसरा फिक्रा मैं कहता हूं कि वो कैसे स्कूल जाता है, यानी कि वो कैसे का बताना पड़ेगा कि बस के जरिए जाता है या पैदल जाता है। तो अब ये भी डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या WH वाला वर्ड है। तो कैसे का मानी है हाउ, तो अब शुरू में क्या आ जाएगा? हाउ। वो के लिए ही आएगा, तो ही के साथ डज लगता है, हाउ डज ही गो टू स्कूल, वो कैसे स्कूल जाता है या वो कैसे स्कूल जाती है के लिए शी आ जाएगा। हमीदा कब कपड़े धोती है, तो उसके लिए व्हेन का लफ्ज आएगा। शुरू में हम बस ये लफ्ज लिख देंगे, व्हेन डज हमीदा वॉश द क्लॉथ्स। अब हमने सीखना है कि नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस वो हैं जिनमें किसी काम के ना होने का जिक्र किया गया हो, जैसे कि बकरी गोश्त नहीं खाती है। अब अगर इस जुमले का हमने अंग्रेजी में तर्जमा करना हो, इसकी ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करनी हो, तो हमारे पास जो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था उसी तरह आएगा, लेकिन इसमें डू नॉट और डज नॉट का इजाफा होगा। यानी कि नंबर 1, पहले नंबर पे जो चीज आएगी वो है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर दूसरे नंबर पे जो आएगा वो है डू नॉट या डज नॉट, इसमें से कोई आएगा। फिर तीसरे नंबर पे वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, और आखिर पे हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट। यानी अगर मैं वो फिक्रा जिसका तर्जुमा मैंने कहा था कि बकरी गोश्त नहीं खाती है उसका करना हो, तो बकरी की अंग्रेजी क्या है? गोट,
अब यहां भी वही कानून जो है वो लागू होगा कि हमने ही, शी, इट और सिंगल नाम के साथ डज नॉट लगाना है और बाकी सब के साथ हमने डू नॉट लगाना है। तो बकरी जो है ये वाहद है तो इसके साथ आएगा गोट, डज नॉट। और खाने की अंग्रेजी क्या है? ईट। और गोश्त की अंग्रेजी क्या है? मीट। अब आप देखें कि ये वाला जो है गोट, ये सब्जेक्ट है और ये डू नॉट और डज नॉट में से डज नॉट है इसके मुताबिक। ईट जो है ये फेल की पहली फॉर्म है, मीट जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब की पहली फॉर्म है। अब अंग्रेजी फिक्रात बनाने के लिए हमने सादा से ये किया है कि सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और डज नॉट का इजाफा किया है। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं, लड़के की अंग्रेजी आएगी बॉयज और बॉयज ज्यादा है तो यहां आ जाएगा डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्ले और ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्रिकेट। बच्चे शोर नहीं मचाते हैं, अब बच्चों के लिए अंग्रेजी आएगी चिल्ड्रन और इनके साथ आएगा डू नॉट। शोर मचाने की अंग्रेजी या फर्स्ट फॉर्म है मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस। बच्चे शोर नहीं मचाते हैं। जिस तरह नेगेटिव सेंटेंसेस हैं इसी तरह नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे फिक्रात जिनके अंदर नफी भी होता है और जिसके अंदर सवाल भी पूछा गया है। जैसे क्या बच्चे शोर नहीं मचाते हैं, क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्या बकरी गोश्त नहीं खाती है। अगर इस तरह के फिक्रात आ जाए जिसमें मनफी फिक्रात के साथ साथ उसमें कोई सवाल भी पूछा गया हो तो फिर हमने क्या करना है, ये जो डू या डज है इसको शुरू में ले आना है। यानी कि इसको हम सादा से ये करेंगे कि यहां डू नॉट और डज नॉट जो है यहां सिर्फ नॉट रह जाएगा और डू और डज जो है ये शुरू में आ जाएंगे, डू और डज ये शुरू में आ जाएंगे। अब मैंने ये कहना हो क्या बकरी गोश्त नहीं खाती है तो ये डज मैं उठा के शुरू में ले आऊंगा, डज गोट नॉट ईट मीट। इसी तरह ये क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ये डू उठा के मैं शुरू में ले आऊंगा। इसी तरह चिल्ड्रन डू नॉट मेक अ नॉइज, बच्चे शोर नहीं मचाते हैं। अगर मैं कहूं क्या बच्चे शोर नहीं मचाते हैं, डू को सिर्फ मैंने उठा के शुरू में लेके आना है, डू चिल्ड्रन नॉट मेक अ नॉइज। तो अब ये वाला जो है ये हो जाएगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ये बन जाएंगे नेगेटिव मनफी सवालिया फिक्रात भी आप इनको कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम ये कहें कि हमने ऐसे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं जिनका जवाब हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते, यानी कि वो फिक्रात जिनके अंदर WH के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, तो उनमें सिर्फ ये फर्क है या इजाफा होगा कि शुरू में इनके WH वर्ड आ जाएंगे। इनके शुरू में क्या होगा कि WH वर्ड्स आ जाएंगे। अगर मैं ये कहूं कि बकरी क्यों गोश्त नहीं खाती है, फिक्रा सारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। क्यों की अंग्रेजी जो है वो वाई है तो वो शुरू में वाई आ जाएगा। वैसे फिक्रा सारा सेम रहेगा, वाई डज गोट नॉट ईट मीट। अगर मैं कहूं कि लड़के क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं तो ये फिक्रा सारा वैसे ही रहेगा, शुरू में वाई आ जाएगा। अगर मैं इसका तर्जमा ये करूं कि बच्चे शोर कब नहीं मचाते हैं तो शुरू में सिर्फ व्हेन का इजाफा आ जाएगा, व्हेन डू चिल्ड्रन नॉट मेक अ नॉइज, और इन सब के आखिर पे सवालिया निशान आएगा। अब आपने अपने रजिस्टर पे जैसे जैसे मैंने बताया इनको आप लिख लें और इनकी प्रैक्टिस करें। अब हम उसके बाद एक और इंटेरोगेटिव की टाइप है, आप इसका लिख सकते हैं कि इन विच वाले फिक्रात, विच भी WH वर्ड है, ये भी डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी डबल सवालिया फिक्रात के लिए होता है। अब मैं कुछ फिक्रे बोलता हूं, जैसे वो किस गांव में रहता है, वो किस स्कूल में पढ़ता है, किस मौसम में बर्फबारी होती है। ये जो फिक्रात हैं उनमें हम इन विच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहूं कि वो किस क्लास में पढ़ता है तो इसकी अंग्रेजी में बनाऊंगा इन विच स्कूल डज ही रीड, वो किस स्कूल में पढ़ता है। जैसे मैं कहूं वो किस गांव में रहता है तो ये आ जाएगा इन विच विलेज डज ही लिव, किस मौसम में बर्फबारी होती है, इन विच सीजन डज इट स्नो। अब अगर आप इसको देखें तो इसमें सबसे पहले जो इन विच इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस उनमें सबसे पहले इन विच आएगा, उसके बाद
दूसरे नंबर पे आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, जैसे स्कूल है, विलेज है, सीजन है, ये आखिर पे आता था, सबसे एंड पे आता था, लेकिन ये इस जगह पे आएगा। आप यहां लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अब दूसरे नंबर पे आएगा। अब तीसरे नंबर पे डू या डज आएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और फिर आखिर पे फेल की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अब ये आप देख लें, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सबसे पहले इन विच आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज आएगा, सब्जेक्ट आएगा और वर्ब आएगा, और वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। ये सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो पहले WH वाले थे उनसे मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ है। अब हम सीखते हैं यूज ऑफ हु। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हु भी WH वाला लफ्ज है, लेकिन इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो इसको हम अलहदा से सीखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह आएगा। हु वाले फिकरात कौन से होते हैं? वो होते हैं जिसके अंदर हमें सब्जेक्ट का नहीं पता होता। जैसे मैं कहूं दरवाजा कौन खटखटाता है, शोर कौन मचाता है, पौधों को पानी कौन देता है, क्रिकेट कौन खेलता है। अब ये नहीं पता कि ये वाले काम कौन कर रहा है, इसके लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं। और हु में सबसे पहले ये है इन सेंटेंस स्ट्रक्चर में कि आपने पहले नंबर पे हु लगाना है, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, और इसमें एस और एस लाजमी लगाना है, सोचे समझे बगैर, क्योंकि इसमें हु जो है वो वाहद तस्वर किया जाएगा, सिंगल तस्वर किया जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। अब जो मैंने फिक्रे बोले हैं उनको मैं लिखता हूं, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं हु नॉक्स द डोर, हु नॉक्स द डोर, दरवाजा कौन खटखटाता है, शोर कौन मचाता है, तो इसका मैं लिखूंगा हु मेक्स नॉइज। और क्रिकेट कौन खेलता है, तो इसका मैं लिखूंगा हु प्लेज क्रिकेट। ये तमाम जिस तरह के भी सेंटेंस आएंगे उन सब का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, उन सब के मैंने जुमले भी लिख दिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा मुकम्मल हो चुका है। एक राज की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर लेते हैं और इसकी मश्क बहुत अच्छी तरह करते हैं, बार बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं, आपको इस पे मुकम्मल अबूर हासिल हो जाता है। अगर आपको इसको सीखने के लिए 10 दिन भी लगे तो आप इसको बार बार सीखें। अगर आप इसको सीखने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं ये गारंटी से बात कहता हूं कि जो बाकी टेंसेस हैं वो आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएंगे, वो इतने आसान हो जाएंगे, क्योंकि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल बाकी सबका मिलता जुलता होगा। आपको पता होगा कि पहले नंबर पे सब्जेक्ट है, दूसरे नंबर पे वर्ब है, तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट है। बस यहाँ वर्ब की फॉर्म चेंज होनी है, किसी जगह पे सेकंड फॉर्म होगी, किसी जगह पे ING वाली फॉर्म होगी और उसके साथ इज एम आर होगा, किसी जगह पे वाज वर होगा, और सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे ही रहना है कि यानी पहले नंबर पे सब्जेक्ट रहना है, दूसरे नंबर पे वर्ब रहना है, तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट रहना है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना। अगर आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरह कर लेते हैं तो बाकी तमाम टेंसेस आपके लिए आसान हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।